बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हमने अपना एसएलओ स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 2 का, जिसमें हम बायोलॉजी के अंदर यानी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट बॉन्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। कल हम कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को देखा था, जो कि आपके पास इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन है। हम सिमुलेशन के थ्रू भी इसको कल अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज जो काम हम करने जा रहे हैं वो इसकी एग्जाम्पल को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनमें आपके पास किन बायोमोलिक्यूल्स में किस जगह हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम आज देखने जा रहे हैं। कल हम देख चुके हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स है आपके पास वो हाइड्रोजन एटम जो ऑलरेडी बाउंडेड है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। जब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अट्रैक्ट हो जाए तो आप कहते हो कि ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन शर्त है कि जहां पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे एटम का होना चाहिए, वहीं उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। ये देखो, बड़ी कॉमन एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में भी मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर आप देखो तो डीएनए की। डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड है, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड उसका यहां मौजूद है। ये जो दो स्ट्रैंड्स है ना, ये जब तक आपस में जुड़े हुए हैं तभी आपके पास डीएनए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, यानी डबल हेलिक्स फॉर्म में है, और वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दोगे, अब डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो चुका है और ये सेल में अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। डीएनए अगर सेल में अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो बच्चों इसका मतलब है कि सेल की एक्टिविटीज को वो कंट्रोल नहीं कर रहा। डीएनए की सिग्निफिकेंस ये है कि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि वो दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाएं और इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल और उसका इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन लॉस हो जाएगा। और अगर आप जरा गौर से देखो तो ये जो आपके पास बॉन्ड्स हैं, जो दो स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ रहे हैं, ये असल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, यहां आपको बहुत अच्छे से इसको हाईलाइट करके दिखाया है। आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड ये है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, यहां तक। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड्स अगर देखो तो दो अलग अलग स्ट्रैंड्स में, जैसे ही डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के दो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो आप देखते हो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है, जिसको यहां डॉटेड लाइन से शो किया गया है। हम पढ़ेंगे आगे डीएनए के स्ट्रक्चर में, 9th में भी हम पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आगे वेरी कर रहे हैं, कहीं हमें 2 नजर आ रहे हैं और कहीं हमें 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड की भी अपनी सिग्निफिकेंस है। जहां कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, वहीं हमें बायोमोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड की सिग्निफिकेंस जो है उसको इग्नोर नहीं हम कर सकते। ये स्ट्रक्चर जो आपके पास मेंटेन किया हुआ है, ये इन्हीं बॉन्ड्स की वजह से है। ठीक हो गया। आगे अगर हम देखें, ये देखो, इसको जूम करके देखो, आपको आइडिया होगा कि किस तरह से एक स्ट्रैंड बना हुआ है, उसके सामने दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है। एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं और वो दूसरे स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से अटैच हो रहे हैं। एक स्ट्रैंड के अंदर जब हम देखेंगे तो वहां आपके पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, जो मैं कल बता चुका हूं। लेकिन दो स्ट्रैंड्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है और कुछ इस तरह से बन रहा है। एक चीज बस आप लोग खुद ऑब्जर्व कर लो कि कहां पे आपके पास वो डबल बॉन्ड बना रहा है और कहां आपके पास वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल प्रोटीन की। प्रोटीन जो है, अभी हमने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर कि इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन हुई हुई है अमाइनो एसिड की, जिसकी वजह से वो उस प्रोटीन को फाइनल शेप देके फंक्शनल करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये हम डिटेल पढ़ेंगे। जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रहती है, प्रोटीन फंक्शनल रहती है। और इसमें आप देखोगे, आपको मालूम होगा
कि सेकेंडरी से ऑनवर्ड टर्शरी क्वार्टनरी में आपके पास इस शेप को, इस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखने में जहां दूसरे बॉन्ड्स की सिग्निफिकेंस है, वहीं हाइड्रोजन बॉन्ड की भी सिग्निफिकेंस है। जैसे अगर आप यहां देखो, यहां पे आपके पास डायग्राम में प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाया है और उसमें भी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाया गया, जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अपने ही राउंड आप देख रहे हो हेलिकल फॉर्म में अरेंज है। और इस हेलिकल स्ट्रक्चर को जो चीज मेंटेन कर रही है वो असल में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, अगर आप इसको डिस्टर्ब कर दोगे तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा और ये प्रोटीन जो भी काम करती थी वो काम करना बंद कर देगी। इससे भी ज्यादा अगर हम देखें तो स्पेशली जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो टर्शियरी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर रखती हैं, और अगर वो प्रोटीन्स अपना स्ट्रक्चर लॉस करने की वजह से फंक्शन लॉस कर ले, हमें डेथ तक हो सकती है। एक एग्जांपल है आपके पास मसल्स में मायोग्लोबिन टर्शियरी स्ट्रक्चर, ब्लड में हीमोग्लोबिन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। इन प्रोटीन्स की सिग्निफिकेंस जरा देखो कि ये लंग्स से ऑक्सीजन को आपके मसल्स में कैरी कर रही हैं और वहां से मायोग्लोबिन फिर हर मसल सेल तक लेके जा रही है और उसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो उसमें रेस्पिरेशन हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है और मसल कंट्रैक्शन हो रही है। अगर इन प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाए, सीधा सीधा डेथ। इस कदर इसकी सिग्निफिकेंस है हमारे पास। बनती कहां है? अब वाटर में तो हमने देख लिया दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में है। यहां आप देख रहे हो एक ही प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी एक ही मॉलिक्यूल है, उसके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में हो रही है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा है कि ये आपके पास असल में दो अमाइनो एसिड्स की साइड चेन्स के दरमियान में डेवलप हो सकता है बॉन्ड, और ये उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है ताकि प्रोटीन अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म कर सके। ये देखो, ये डायग्राम हम बार बार रिपीट करेंगे हर बॉन्ड के अंदर। जहां जहां इसकी असल में कलरिंग को जो लेबल किया है हाईलाइट करने में, वहां आपको जहां मिस्टेक से गलत लेबलिंग है वो मैं आपको करेक्ट करवाता जाऊंगा। ये देखो जरा यहां पे, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से डेवलप हो रहा है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसकी एक अमाइनो एसिड की ये साइड चेन है और दूसरे अमाइनो एसिड की ये साइड चेन है, और इन दोनों साइड चेन्स में जब ये एक दूसरे के आमने सामने आए हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर गया और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करवा रहा है और उसके फंक्शन को परफॉर्म करवा रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। थोड़ा सा इसकी सेंस लेते हैं, फिर हम सिमुलेशन पे आके इस चीज को समझते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक असल में जो इंट्रैक्शंस हैं, ये बॉन्ड नहीं है, इंट्रैक्शंस हैं फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इनकी सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। हाइड्रोफोबिक हमने कहा था, बल्कि हाइड्रोफोबिक हम स्टार्ट करें, आगे हाइड्रोफिलिक पढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या है? हाइड्रोफोबिक हम कह रहे हैं इट अकर्स बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो डिफरेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या फिर नॉन पोलर रीजन्स ऑफ अ सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के दो नॉन पोलर रीजन्स हैं या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होने की वजह से आपस में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन डेवलप करते हैं। इससे होता क्या है? ये इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है वाटर के अंदर, ठीक है, विच टेंड टू एग्रीगेट इन एक्वस एनवायरमेंट टू मिनिमाइज देयर एक्सपोजर टू वाटर। आपने पानी में एक मॉलिक्यूल रखा है, अगर तो वो पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है या उसके कुछ रीजन नॉन पोलर है। अब आप देखोगे ये नॉन पोलर रीजन जो है ना, ये वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वाटर पोलर है, ये वाटर को हेट कर रहे हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। इस वजह से आप देखते हो ये अपनी अरेंजमेंट ऐसे करते हैं कि पानी के साथ इनका एक्सपोजर कम हो, ताकि एक्सपोजर कम होने से इनकी वाटर के साथ अट्रैक्शन कम हो। ये असल में सिग्निफिकेंस है। जैसे हमने पानी में रखा, इन्होंने खुद को रीअरेंज कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, these interactions are not true bond in chemical sense, ठीक है। उस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं हो रही है जिस तरह आप कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में देखते हो। लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फोर्सेस हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को
एक्वस एनवायरनमेंट में अरेंज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि मॉलिक्यूल्स आपके लिविंग सिस्टम में जब मौजूद है तो लिविंग सिस्टम में पानी है, वो मॉलिक्यूल्स उस वाटर के अंदर इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे और वो मॉलिक्यूल अपना फंक्शन परफॉर्म करे। जब आपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करवाना है, वहां पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाइड्रोफोबिक लफ्ज का मतलब ही क्या है? वाटर शेयरिंग, वाटर हेटिंग। आगे हमें पता लग रहा है कि इन्हीं इंट्रैक्शंस की वजह से हाइड्रोफोबिक सर्फेसेस जो है ये एग्रीगेट करती हैं ताकि पानी से इनकी इंट्रैक्शन कम हो, यानी कि ये एक दूसरे के साथ ज्यादा लिंक करते हैं और पानी के साथ लिंक बनाने से अवॉइड करते हैं। ये सारी बातें अभी हम सिमुलेशन से अंडरस्टैंड करते हैं। दीज इंट्रैक्शंस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर। खास तौर पे ये अब इंपॉर्टेंट है प्रोटीन फोल्डिंग में। प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है और पॉलीपेप्टाइड चेन में आप देखोगे वो अपने आप पे फोल्ड करके एक प्रॉपर शेप में आती है। जब वो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड करती है, वहां इन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दूसरा सेल मेम्ब्रेन, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन में हमने कहां देखा था प्रोटीन फोल्डिंग। अब पहली एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास एक प्रोटीन है जिसके अंदर पोलर नॉन पोलर दोनों तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि मल्टीपल अमाइनो एसिड उसको बना रहे हैं। जब आप इस प्रोटीन को एक्वस एनवायरनमेंट में रखोगे, यानी सेल में रखोगे, सेल में तो एक्वस एनवायरनमेंट है, आप देखोगे कि उसके जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होंगे ना, वो प्रोटीन के सेंटर में आना शुरू हो जाएंगे। दे वुड क्लस्टर इंटरनली, जिससे होगा ये कि वो प्रोटीन्स को फोल्ड करने में मदद देंगे और फाइनली उसको उसकी 3 डायमेंशनल शेप देंगे। वो जो उसकी 3 डायमेंशनल शेप है, इसका उसके फंक्शनल होने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर उसकी 3 डायमेंशनल शेप डिस्टर्ब तो उसका फंक्शन भी डिस्टर्ब। और यहां पे उसको वो शेप देने में इन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस का रोल है, जो कि नॉन पोलर साइड चेन्स के दरमियान में। आइए सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। अब ये सारी बातें मैं आपको सिमुलेशन में प्रैक्टिकली होता हुआ करके दिखाऊंगा, वहां आपको इसकी सिग्निफिकेंस रियलाइज होगी। ये देखो, ये आपके पास एक रैंडम पॉलीपेप्टाइड चेन है। ऐसे ही है पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब एक ऐसी चेन है जिसमें बहुत से अमाइनो एसिड्स हैं। अब जरा ये देखो, यहां पे 2 डिफरेंट कलर हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि ग्रीन जो है वो आपके पास पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, और ये जो आपके पास येलो ऑरेंज कलर है, ये वो अमाइनो एसिड है जो नॉन पोलर है। अब मैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन को वाटर में रखने लगा हूं, जो कि एक्वस एनवायरनमेंट है मेरे सेल का, और मैं हाईलाइट क्या चीज कर रहा हूं, मैं इनमें हाइड्रोफोबिसिटी यानी कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की सिग्निफिकेंस देखना चाहता हूं कि वो क्या करेंगी। अब जब मैं इनको रखूंगा ना वाटर के अंदर, अब देखना क्या होने लगे। आपने बस ये गौर करना है कि ये जो येलो ऑरेंज कलर के अमाइनो एसिड्स हैं नॉन पोलर, ये सारे एनवायरनमेंट में खुद को अरेंज कैसे कर रहे हैं, इनकी पोजीशन क्या होगी। ये देखो, ये देख रहे हो कि ये मॉलिक्यूल्स, ये अमाइनो एसिड हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये सेल के सेंटर में रहे, या आसान अल्फाज में जो ग्रीन वाले पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो इनके बाहर इनको सराउंड करें। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ पानी है, मैंने एनवायरनमेंट वाटर सेट किया है, और ये उससे इंट्रैक्शन करने से अवॉइड करते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर है। ये अब जो आपके पास अरेंजमेंट आई है, नॉन पोलर सेंटर में आ गए और इन्होंने आपस में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन डेवलप कर ली ताकि ये पानी से बचे। ये वो इंट्रैक्शन है जो प्रोटीन को फोल्ड करती है, और प्रोटीन जब फोल्ड होकर अपने प्रॉपर शेप में आती है तो आप देखते हो उसमें वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, कोई और जनरेट करते हैं। ये देखो, अब इसके अंदर उसने नॉन पोलर ज्यादा रख लिए हैं, रैंडम है ना, लेकिन हम देख लेते हैं। ये लो, रैंडम मिक्स है। अब जरा देखते हैं क्या होगा। अगेन एनवायरनमेंट वाटर है, हाइड्रोफोबिसिटी देख रहे हैं, लेट्स से ये देखो, अगेन उनकी कोशिश है कि हम सेंटर की तरफ ही आए। एक और जनरेट करवाते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, अब मोस्टली हाइड्रोफिलिक कर लेते हैं। ये ले जी,
ग्रीन ज्यादा कर लिए ताकि हम जरा देखें ये अरेंजमेंट में फर्क क्या पड़ता है। ये देख रहे हो, हर हद तक कोशिश की जा रही है कि जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस रखने वाले अमाइनो एसिड्स हैं, इनका पानी के साथ जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहां एक्सपोजर ना हो, ये सेंटर में ही रहे। और ऐसा ही रियल लाइफ में होता है कि प्रोटीन्स जब भी अपने स्ट्रक्चर को फोल्ड करती हैं, इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि बाहर इन्वायरमेंट सेल में पानी है या सेल के बाहर भी, और वो जब अपनी इस प्रॉपर शेप में आती हैं इन फोर्सेस की वजह से, तभी वो फंक्शनल होती हैं। ठीक है, इसी को अगर हम ऑपोजिट करेंगे तो वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं है ये चीज। ये देखो, शायद ये डायग्राम देखते तो उस तरह से लैबोरेट या विजुलाइज करना मुश्किल होता, लेकिन एनिमेशन देख ली है तो ये चीज आसान हो गई है। लिंक आपको ऊपर दे दिया गया है, इस लिंक को आपने खुद ओपन करना है और खेलना है इस चीज के साथ, जब तक आपको उसको वो सही से समझ ना आ जाए। यही हमारा यहां मकसद है। ठीक है, मैं पिक्चर लैबोरेट नहीं कर रहा, सारी चीजें आपको क्लियर है कि किस तरह से ये ग्रीन नॉन पोलर रीजन्स सेंटर के अंदर आ गए। सेल मेम्ब्रेन, अब हमें इसकी अलग से सिमुलेशन की जरूरत नहीं है, हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। और हम पीछे चैप्टर 1 के अंदर सेल मेम्ब्रेन पढ़ के आए हैं। हमने वहां देखा था कि सेल मेम्ब्रेन में असल में फोस्फोलिपिड्स हैं, जिनके दो पोर्शन थे, एक उसकी टेल थी, एक उसका हेड था। और जो टेल थी हमने कहा था वो याद है, ये टेल ये हाइड्रोफोबिक थी। और अगर थोड़ा सा रिमाइंड करो कि जब दो लेयर्स के फॉस्फोलिपिड्स अरेंज हुए थे तो वो इस तरह अरेंज हुए थे कि जो टेल स्ट्रक्चर थे वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ गए थे, और जो इनके हेड थे वो बाहर की तरफ रह गए थे। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर और बाहर दोनों एनवायरमेंट्स में पानी था, तो पोलर रीजन्स वाटर वाली साइड पे चले गए, और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेंटर में आ गई। और इसी वजह से हमने देखा कि वो सेल मेम्ब्रेन जब फंक्शनल हुई तो वो एक बैरियर का काम करने लगी, कि वो चीज जो नॉन पोलर है वो इन लिपिड से गुजर रही है, जो पोलर है उसको ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड की ये उसे इजीली गुजरने नहीं देती। अब अगर आप इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दो, मैं कहूं कि एक लेयर का फॉस्फोलिपिड भी ऐसे और दूसरे का भी ऐसे है, तो मुझे बताओ क्या सेल मेम्ब्रेन अपना वजूद बरकरार रख सकेगी? हरगिज नहीं। और अगर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, उसका फंक्शन भी डिस्टर्ब हो गया, यानी कि वो अब बैरियर के तौर पे नहीं काम कर सकती। और इस बाइलेयर स्ट्रक्चर को जो चीज स्टेबलाइज कर रही है वो असल में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस है। और वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस कहां पे हैं? इन फॉस्फोलिपिड्स की जो फैटी एसिड टेल्स हैं इनके दरमियान में। ये देखो, हम पढ़ के आए हैं बड़े अच्छे से। ये आपके पास फॉस्फोलिपिड का हेड पोर्शन है, पोलर। ठीक है, ये दोनों एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है जहां पानी है, और अंदर की तरफ आपके पास ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं जो एक दूसरे के साथ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस डेवलप कर रही हैं, और तभी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन है। लास्ट फिफ्थ पे आपके पास है हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन। ऑपोजिट कर लो, जो कुछ अभी आपने हाइड्रोफोबिक में पढ़ा है ये उसका रिवर्स होने जा रहा है, इसलिए आपको सिमुलेशन, उसी सिमुलेशन को दोबारा जाना है जहां एंड पे हमने हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड बढ़ाए थे ताकि हम देखें हाइड्रोफोबिक किस तरह सेंटर में आ रहे थे। अब आप सिंपली ये करना, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड बढ़ा देना और हाइड्रोफिलिक कम कर देना, और जरा देखना कि जैसे जैसे आप इन्हें वेरिएशन लाते जा रहे हो इनकी इंट्रैक्शन किस तरह चेंज कर रही है। हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन जो है ये असल में आपके पास पोलर रीजन्स के अंदर है, जिनमें पोलर रीजन है। ठीक है, और आपके पास वो जो पोलर ग्रुप्स इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बना रहे हैं वाटर के साथ। दिस ग्रुप कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, और उसकी सोलेबिलिटी में और उसकी इंट्रैक्शन में मदद दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पोलर रीजन के दरमियान है। और स्पेशली अगर आप पानी की देखो तो पानी में वो कह रहा है कि उसके पोलर रीजन्स जो हैं, हमने अभी देखा उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा था, जो चीज उससे सॉल्युबल बना रही थी। इसी फीचर की वजह से पानी की डिफरेंट पोलर रीजन्स उसमें सॉल्युबल भी होते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। लफ्जी मतलब है जी वाटर लविंग।
कि ये वो रीजन्स होते हैं जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर खुद पोलर ग्रुप्स हैं, और पानी जो है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें पोलर नेचर है। कौन कौन से ये ग्रुप हो सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, जो उस मॉलिक्यूल को पोलर रीजन या पोलर कैरेक्टरिस्टिक देते हैं? उनमें बड़े इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्सल, कार्बोनाइल, कार्बोक्सल और अमाइनो एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये जो आपके 4 बड़े बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें आपको ये सब मिलेंगे। कहते ये सारी इंट्रैक्शंस जो हैं इनकी सिग्निफिकेंस है कि ये सोलबिलिटी, स्टेबिलिटी और एक्टिविटी ऑफ मैनी बायोमोलिक्यूल्स जो है उसे इंश्योर करते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। इस सेल में जब ये बायोमोलिक्यूल्स हैं तो वो उसमें उस एनवायरनमेंट में सोलेबल भी हो, स्टेबल भी रहे और अपनी अपनी फंक्शनल एक्टिविटी भी परफॉर्म करे। एग्जांपल, प्रोटीन फोल्डिंग। अब प्रोटीन में जहां नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वहीं पोलर भी हैं, और जब आप उस प्रोटीन को एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रख रहे हो तो पोलर अमाइनो एसिड बाहर सरफेस पे अरेंज हो जाएंगे ताकि वो बाहर पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकें, और जो हाइड्रोफोबिक हैं वो अंदर चले जाएंगे। होगा क्या? इस सारी अरेंजमेंट से आप देखोगे कि एक तो एक्वस एनवायरनमेंट में प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी होगी और दूसरा उसकी स्टेबिलिटी रहेगी ताकि वो अपने फंक्शंस को कंटिन्यूअस रख सके। और इसी इंट्रैक्शन की वजह से आप देखोगे प्रोटीन का सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, क्योंकि इनमें आप देखोगे स्पेशली टर्शियरी और क्वाटनरी में ये फोर्सेस मौजूद हैं। ये देखो वही चीज जो आपने अभी सिमुलेशन में देखी है। रेड वाला पोर्शन शो कर रहा है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, ब्लू शो कर रहा है हाइड्रोफिलिक, और व्हाइट या ग्रे न्यूट्रल के लिए। अब आपके पास प्रोटीन जो है वो तब फंक्शनल होती है जब वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सोलेबल हो जाती है, और सोलेबल वो तब होगी जब उसमें हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड बाहर सरफेस की तरफ होंगे। ठीक है, ताकि वो फंक्शनल फॉर्म में आ सके। और अगर आप लोग देखो दूसरी तरफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, यहां आपको बाहर की तरफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड मिल रहे हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड एनवायरनमेंट है उसके साथ जब इसने इंटरेक्ट करना है तो लिपिड तो नॉन पोलर है, तो यही चीज आप देखोगे कि उसमें फिर ज्यादा नॉन पोलर अमाइनो एसिड नजर आएंगे। ये सिग्निफिकेंस है। ठीक है, द हाइड्रोफिलिक हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। अगर हम फॉस्फोलिपिड की एग्जांपल लें सेल मेम्ब्रेन में, तो अभी हमने देखा जहां फैटी एसिड जो हाइड्रोफोबिक है वो लिपिड बायलेयर के अंदर थे, तो फॉस्फोलिपिड के जो हाइड्रोफिलिक हेड थे वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रहे थे। तब जाके सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा था और सेल मेम्ब्रेन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। ये देखो सिंगल फॉस्फोलिपिड अरेंज कैसे हुआ, हाइड्रोफिलिक सेंटर में चले गए और हाइड्रोफोबिक सेंटर में और हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ आ गए एक्वस एनवायरनमेंट में। इस तरह से ये अपना स्ट्रक्चर भी मेंटेन कर रहे हैं और अपने फंक्शन को भी परफॉर्म कर रहे हैं। डीएनए और आरएनए की बात करें, अभी हमने न्यूक्लियोटाइड देखा कि न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से थे, शुगर थी, नाइट्रोजनस बेस थी, और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उनमें फॉस्फेट ग्रुप था। और वो जो फॉस्फेट ग्रुप है इसके ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये आपके पास हाइड्रोफिलिक हो जाता है, और इसी हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से आप देखते हो कि डीएनए सेल के एक्वस एनवायरनमेंट में एक्टिव रहता है, फंक्शनल रहता है, क्योंकि वो वहां पे इंटरेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, और यही जो आपके पास डीएनए के ऊपर फॉस्फेट का नेगेटिव चार्ज है, इससे जो डीएनए को हाइड्रोफिलिक करैक्टर मिल रहा है, कहता है कि वो डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस और आरएनए से या डीएनए से ही डीएनए की सिंथेसिस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है इनकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल में, ताकि एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करे। एंजाइम तभी सॉल्युबल होता है जब वो अपने सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है या डीएनए से आरएनए बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के साथ आके इंटरेक्ट करते हैं, तभी वो इनकी कॉपीज बनाते हैं। और ऐसा तभी है जब वो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट यानी डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर सके, तो वहां पे ये हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखो ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है जिनके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, और ये वहां पे डीएनए को हाइड्रोफिलिक करैक्टर दे रहे हैं। लास्ट में जो बात पड़ी वही चीज एंजाइमेटिक रिएक्शन।
एंजाइम भी तभी अपना रिएक्शन करेगा जब वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन डेवलप करेगा, और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या इंटरेक्शन हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, और ये काम एक्वस एनवायरनमेंट में होगा, और ये चीज इनके स्ट्रक्चर को, इनकी इंटरेक्शन को स्टेबिलिटी देगा। सेल सिग्नलिंग चैप्टर 1 में हमने पढ़ा, जहां पे आपके पास लिगेंड आता था, या तो वो सेल मेम्ब्रेन पे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता था, या विद इन सेल साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, वहां पे भी वो जो इंटरेक्शन थी, वहां भी बहुत से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जब अपने रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी जो इंटरेक्शंस होती है ये हाइड्रोफिलिक होती है, जो उन्हें हेल्प करती है साइटोप्लाज्म या सेल के बाहर फ्लूइड में इंटरेक्ट करने में, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट हाइड्रोफिलिक है। और यही चीज जो है ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो आपके डिफरेंट केमिकल्स हैं, जैसे हॉर्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी अपने रिसेप्टर के साथ जो बाइंडिंग है उसमें भी हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमने एक स्केच पढ़ा हुआ है, आपको डिटेल नहीं चाहिए, लेकिन ये जो इंटरेक्शंस हो रही हैं यहां पे असल में आपके पास क्या चीज इन्वॉल्व है? हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। लास्ट पे बच्चों आपके लिए समरी है, आपने सब कुछ जो पढ़ा वो इस समरी में है। एट द एंड लिंक ओपन करोगे, आपको इस टॉपिक की वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा मल्टीपल बॉन्ड्स होने की वजह से यहां वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और स्पेशली एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल देके वो आपसे डीएनए का मॉलिक्यूल देके पूछ सकते हैं कि नीचे 4 ऑप्शन है, बताएं इनमें से कौन सा बॉन्ड है, या कहीं पे वो 2 ऑप्शन ऐसी रख देगा जो डीएनए में है और आपसे पूछेगा बताएं कि वो ए बी या कोई ऐसी ऑप्शन है जहां बोथ ए एंड बी हो आंसर। तो आपने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। कल इंशाल्लाह हम आगे स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।